नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम रीति संप्रदाय, रीति के विभिन्न तत्व और उसके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। इस हेतु हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित पुस्तक साहित्यिक निबंध, जो लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है, उसकी सहायता लेंगे। रीति संप्रदाय और उसके सिद्धांतों से संबंधित इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी रीति के अर्थ से परिचित हो सकेंगे, रीति के विभिन्न तत्वों को जान सकेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र में रीति परंपरा को समझ सकेंगे, रीति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मतों को जान सकेंगे तथा आचार्य वामन द्वारा प्रतिष्ठित रीति संप्रदाय का सम्यक प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। रीति के अर्थ की जहाँ तक बात है तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि रीति शब्द रिंग धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बनता है। रीति का उत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है मार्ग, पंथ, विधि, गति, प्रस्थान इत्यादि। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में रीति का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में किया जाता है। एक तो काव्य रचना की एक सामान्य पद्धति या शैली, और दूसरा संस्कृत के काव्य संप्रदाय के विशेष काव्य संप्रदाय के अर्थ में। ये संप्रदाय वह है जिसकी प्रतिष्ठा आचार्य वामन ने 9वीं शताब्दी में की थी। तो यहाँ हम इसी रीति संप्रदाय के सिद्धांतों और उसके तत्वों पर प्रकाश डालेंगे। रीति के आधारभूत तत्व जब हम देखते हैं तो आचार्य वामन से हम शुरू करते हैं इस बात को, तो वो अपने काव्य अलंकार सूत्र, जो उनका प्रसिद्ध जो उनका ग्रंथ है, उसमें उन रीति को बहुत अधिक महत्व देते हैं। यहाँ तक कि काव्य की आत्मा घोषित कर देते हैं रीति को का लक्षण स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति है, विशेष प्रकार की शब्द रचना। तो उसमें वह क्या विशेषता है जिससे रीति का संपादन होता है? तो इसका उत्तर देते हैं कि विशेष गुणात्मा, अर्थात गुण का होना ही विशेषता है। तो इस प्रकार जो पहला रीति का तत्व होता है वह गुण ही होता है, कि वामन ने गुण को माना है कि गुण है वो पहला वो तत्व है रीति का, क्योंकि काव्य का आधार रीति है और रीति का आधार गुण है। तो जैसे कि हम पहले एक बार स्पष्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, जो इस रीति के संदर्भ में जो वामन का मत है उसे, कि वे कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य वायु, जल, भोजन आदि के द्वारा जीवन धारण करता है, किंतु फिर भी उन्हें मनुष्य का प्राण या उसकी आत्मा नहीं माना जाता, उसी प्रकार काव्य में सौंदर्य रूपी जीवन के लिए रीति को उसका साधन माना है। यहाँ वे साधन मानते हैं, लेकिन एक जगह वे कहते हैं कि रीतिरात्मा काव्य से, रीति की को काव्य की आत्मा कहते हैं। लेकिन सही बात तो ये कि उनके द्वारा जो ये विवेचन किया गया रीति का, अपने आप में ये साध्य न होकर काव्य के सौंदर्य की साधन मात्र है। वामन ने स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है, काव्यम गृहम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार है, अर्थात काव्य अलंकार के कारण तो ग्राह्य होता है और अलंकार का जो अर्थ है वह सौंदर्य है। इस प्रकार सौंदर्य काव्य का मुख्य तत्व है और दोषों का परित्याग, गुणों तथा अलंकारों का प्रयोग, ये सब सौंदर्य सृष्टि के साधन मात्र हैं। दोष का त्याग और गुण व अलंकारों का ग्रहण करना, इसका ही सामान्य नाम रीति है। तो ये रीति के तत्व जो निर्धारित होते हैं, यहाँ गुण, अलंकार और दोष, ये रीति के तत्व, यानी दोष का त्याग होना चाहिए तभी गुणों की सत्ता होगी। तो इसके बाद हम गुणों का अध्ययन करते हैं, जो रीति का पहला ही तत्व हम मानते हैं। तो इस गुणों को महत्व प्रदान करने का श्रेय वामन को है, किंतु ऐसा नहीं कि ये वामन की मस्तिष्क की देन है। उनसे पहले के आचार्य भी इसकी चर्चा कर चुके थे। भरत मुनि, भामहदंडी आदि से ये चर्चा होती आई है। भरत ने दोषों के विपर्य रूप ऐसे तत्वों को जो काव्य शैली को समृद्ध करते हैं गुण माना है, यानी दोषों का उल्टा। इन गुणों की गणना भी उन्होंने इस प्रकार की है। पहला गुण में कहते हैं श्लेष, उसके बाद प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता एवं कांति। आगे चलकर दंडी ने 10 गुणों की विस्तृत विवेचना की है, किंतु उनका कोई सामान्य लक्षण निर्धारित नहीं किया। वस्तुतः गुणों का जो लक्षण स्पष्ट भी
पहले वामन ने ही किया है। ये वामन को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने इनका लक्षण स्पष्ट किया, नहीं तो गुणों की चर्चा भामहदंडी भी कर चुके थे। वामन के विचार में काव्य के शोभा कारक धर्म गुण कहलाते हैं। काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणः। स्पष्ट है कि ये लक्षण इतना व्यापक है कि इसके अनुसार वे सारे तत्व जिससे भी काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वे सारे गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर वामन को इसी से संतोष नहीं हुआ, उन्होंने उन्हें काव्य में स्थायी तत्व घोषित कर दिया, अर्थात जहाँ काव्य में वहाँ गुण अवश्य हैं, जहाँ गुण नहीं है वहाँ काव्य ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया। ऐसी स्थिति में गुणों की गणना संभव नहीं थी, क्योंकि असीमित गुण हो सकते हैं। काव्य में पता नहीं कौन कौन से गुण होते हैं जिनके द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है। सौंदर्य तो किसी भी तत्व के द्वारा उत्पन्न हो जाता है, तो गुणों की संख्या इस प्रकार असीमित हो जाती है। किंतु वामन ने उनकी संख्या 20 निश्चित कर दी, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। वस्तुतः ये 20 गुण आचार्य भरत के द्वारा जो हमने ऊपर 10 गुण बताए हैं वे ही हैं। वामन ने केवल शब्द और अर्थ का इसमें भेद कर दिया और उनकी संख्या को दुगुना कर दिया। हम कह सकते हैं कि वामन के परवर्ती विद्वानों ने भी इस संख्या विस्तार में अपनी रुचि प्रदर्शित की है। जैसे कि भोजराज ने गुणों की संख्या 72 तक पहुंचा दी, जो वामन के बाद आचार्य हुए हैं, आचार्य भोजराज। किंतु ये संख्या वृद्धि विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपना विवेचन वामन तक सीमित रखते हैं यहाँ, और वामन द्वारा निरूपित गुणों का परिचय संक्षेप में उन्हीं के दृष्टिकोण से हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं शब्द गुण। इसमें पहला एक गुण है ओज, गाढ़ बंधत्व मौज, अर्थात रचना की गाढ़ता या गाढ़ बंधत्व, वही ओज गुण है। दंडी ने इसके संबंध में कहा है कि जब वाक्यों में समास युक्त पदों की बहुलता होती है तो ओज गुण का उदय होता है, यानी गहन गूढ़ता के साथ पद जहाँ जुड़े हुए होते हैं वहाँ ओज गुण होता है। हमारे विचार से वामन का ये भी अभिप्राय संश्लिष्ट शब्द रचना से है, संश्लिष्ट पद रचना से है। दूसरा गुण कहते हैं प्रसाद, शैथिल्यम प्रसाद है, अर्थात रचना की शिथिलता ही प्रसाद गुण है। अब ये प्रसाद और ओज इस प्रकार देखें तो एक दूसरे से विपरीत, इनके विपरीत भाव निकलते हैं। ओज में जहाँ शब्दों का संश्लिष्ट रचना होनी चाहिए पदों की, वहाँ प्रसाद में उनकी शिथिलता की बात की जाती है। इसके बाद श्लेष, मिश्रणत्वम श्लेष है, अर्थात मिश्रणत्व या कोमलता को श्लेष कहते हैं, कोमलकांत पदावली कह सकते हैं हम। समता अगला गुण है। मार्गा भेद समता, अर्थात मार्ग का अभेद या शैली की एक रूपता, वह समता कहलाती है। पांचवा गुण है समाधि, आरोह अवरोह कर्म, आरोह अवरोह का कर्म, अर्थात शैली में जो उतार चढ़ाव है उसे समाधि कहा गया है। छठा गुण है माधुर्य, पृथक पदम माधुर्यम, यानी पदों की पृथकता, पृथकम पदम, पदों की पृथकता, पदों का अलगाव, वह भी एक गुण है माधुर्य। सौकुमार्य, अजर्थत्वम सौकुमार्यम, अर्थात कठोरता का अभाव, जहाँ कठोरता न हो वहाँ सौकुमार्य गुण होता है। इसके बाद उदारता, विकटतम उदारता, अर्थात रचना शैली की विकटता ही उदारता है। इसके बाद अर्थ व्यक्ति गुण आता है। अर्थ व्यक्ति हेतुत्व अर्थ व्यक्ति, अर्थात वह गुण जिससे अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है वह अर्थ व्यक्ति गुण कहलाता है। और 10वां गुण है कांति, औजल्यम कांति, अर्थात रचना शैली की उज्ज्वलता या नवीनता का नाम कांति है। इस प्रकार ये 10 गुणों का उल्लेख किया गया है। शब्द गुणों की उपयुक्त सूची है और भी बड़ी भी हो सकती है, और ये है बड़ी विचित्र सी है। इसमें हमने जैसे पहले उल्लेख किया है, जैसे गंभीर बंधुत्व को उन्होंने ओज गुण माना है, इसके सर्वथा जो विरोधी गुण है वो दूसरा शिथिलता वाला गुण है, उसमें प्रसाद गुण जो जिसमें पद शिथिल होती है, पद शिथिलता होती है। एक और तो शैली की एक रूपता की को समता का गुण कहते हैं, दूसरी ओर शैली के उतार चढ़ाव को भी वह गुण मान लेते हैं, यानी एक तरफ समता की बात करते हैं, एक तरफ उसमें भिन्नता, उसमें उतार चढ़ाव की भी बात करते हैं। इसके अतिरिक्त कई गुण ऐसे भी हैं जिनके नाम और अर्थ में परस्पर संगति नहीं बैठती। उदाहरण के लिए श्लेष
माधुर्य, उदारता ऐसे ही गुण हैं। इनका अर्थ कुछ होता है और यहाँ प्रयोग और दूसरे प्रकार से इनका अर्थ प्रयोग किया गया है। वस्तुतः वामन को भी इन असंगतियों का थोड़ा बहुत आभास था, अतः उन्होंने प्रथम असंगति के निराकरण का प्रयास भी किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। यानी इन गुणों में, इनके अर्थ में परस्पर असंगति विद्यमान है। इसके बाद अर्थ गुणों की चर्चा करते हैं। जिन 10 शब्द गुणों की चर्चा हमने अभी की है, वे ही 10 अर्थ गुण भी हैं। उनकी संख्या और नाम में कोई अंतर नहीं है, 10 ही हैं, वही नाम है उनके, किंतु उनकी व्याख्या दूसरे ढंग से की गई है। जहाँ शब्द गुणों में रचना के प्रगाढ़ बंधन को ओज कहा गया है, वहाँ अर्थ गुणों में अर्थ की प्रौढ़ता को ओज गुण माना गया। जहाँ प्रौढ़ अर्थ होता है, अर्थ की प्रौढ़ता होती है, वहाँ ओज गुण होता है। ये अर्थ के संदर्भ में अर्थ से प्रौढ़िरोज है। इसी प्रकार अर्थ की जो विमलता होती है उसको प्रसाद, विमल अर्थ जहाँ होता है, कर्मिक घटना को श्लेष कहा गया है। अर्थ की सुगमता को क्षमता कहा गया है। अर्थ के एक प्रकार से दर्शन जहाँ होते हैं उसे समाधि कहा गया है। उक्ति वैचित्र्य को माधुर्य कहा गया है। अर्थ की सुकुमारता को सौकुमार्य कहा गया है। अग्राम्यता को उदारता कहा गया है, जहाँ ग्राम्यता का अभाव हो। वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता को अर्थ व्यक्ति तथा रस की दीप्ति को कांति गुण कहा गया है। ये अर्थ गुणों के की व्याख्या है। अर्थ गुणों का ये एक प्रकार से अर्थ खोला गया है। कहना न होगा कि शब्द गुणों की भांति अर्थ गुणों में से भी अनेक अस्पष्ट हैं एवं असंगत हैं। फिर भी यह भी विचित्र है कि अर्थ गुणों के कोई सम्य न होते हुए भी उन्हें वे ही नाम दे दिए गए जो शब्द गुणों के लिए निर्धारित थे। यानी नामों में कोई भिन्नता नहीं की गई। क्या वामन के शब्दकोश में नए नामों का अभाव था? क्या वो अर्थ गुणों को दूसरा नाम नहीं दे सकते थे? फिर क्या उन्होंने अपने इन गुणों के छोटे छोटे प्यालों में परंपरागत काव्य शास्त्र के बड़े बड़े उद्दियों को समेट लेने का दुस्साहस किया? यानी बड़े बड़े समुद्रों को अपने इन छोटे छोटे गुणों के प्याले में, क्योंकि काव्य एक विशाल समुद्र है, काव्य शास्त्र भी एक विशाल एक शास्त्र है, उसके बड़े बड़े समुद्रों को, विशाल ज्ञान को इन छोटे गुणों के माध्यम से समेटने का उन्होंने दुस्साहस कहा। कहाँ रस सिद्धांत के विभिन्न अंग, अवयव, भेद, उपभेद उनका विशाल सागर है, और कहाँ वामन का ये नन्हा सा कांति गुण। दोनों में पहाड़ और तिल का अंतर है। किंतु वामन ने यह समझा होगा कि रस दीप्ति को कांति गुण बता देने से ही समस्त रस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व हो जाएगा कि कांति गुण है वही रस की दीप्ति, यानी जहाँ रस की दीप्ति होती है वहाँ कांति गुण होता है और इसी में सारा रस सिद्धांत आ जाएगा। ये शायद उन्होंने समझा है। खैर, इससे इतना तो सिद्ध है कि अंततः वामन रस सिद्धांत की उपेक्षा नहीं कर सके, पूरी तरह उसे वो त्याग नहीं, उसकी उपेक्षा पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि कांति गुण के माध्यम रस की चर्चा उन्हें करनी पड़ी। उन्हें किसी न किसी प्रकार से रस को अपनाना ही पड़ा। इसके बाद हम दोष की चर्चा करते हैं। रीति का जो दूसरा महत्वपूर्ण आधार है वह दोष है। जब तक कोई भी रचना दोष शून्य नहीं होती तब तक उसमें गुणों का समन्वय सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकता। साहित्यकारों ने इसीलिए दोषों का ज्ञान भी उतना ही अपेक्षित माना है जितना गुणों का ज्ञान। काव्यगत दोषों की चर्चा वामन से पूर्व भरत, भामह और दंडी भी कर चुके थे, किंतु उनकी कोई सामान्य परिभाषा उन्होंने नहीं दी थी। वामन के अनुसार दोष की परिभाषा है गुण विपर्यात्मानो दोष है, अर्थात गुण के विपर्य का नाम दोष है, या यूँ कहिए कि गुण का उल्टा वही दोष है। दोषों की संख्या के संबंध में विभिन्न आचार्यों में मतभेद रहा है। आचार्य भरत ने 10 दोष माने हैं। गूढ़ार्थ यानी क्लिष्टार्थ, अर्थांतर यानी अवर्ण्य का वर्णन, जिसका वर्णन नहीं, जो वर्णन योग्य न है उसका वर्णन करना, अर्थहीन, भिन्न अर्थ, एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग, यह भी एक दोष है। अभिलुप्तार्थ, विभिन्न अर्थों में अन्विति का अभाव। न्यायादपेत अर्थात तर्क रहित अर्थ निकलता हो। विषम अर्थात जहाँ छंद भंग होता हो। विसंधि यानी संधि का अभाव। शब्दहीन यानी हीन शब्द का प्रयोग, तुच्छ शब्द का जहाँ प्रयोग हो। आगे बढ़कर भामह ने इनकी संख्या 21 कर दी और दंडी ने इनकी संख्या 10 मानी है, जबकि वामन ने इन्हें 4 भेदों में इन्हें बांट दिया।
पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष, इन्हीं में इन सारे दोषों का उन्होंने समायोजन कर दिया और कुल मिलाकर दोष ऐसे 20 हो गए, लेकिन 4 उनके वर्ग बना दिए। इनकी हम सूची देखते हैं। पहले वर्ग में उन्होंने 5 पद दोषों को रखा। इनमें असाधु, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग। दूसरा कष्ट यानी कर्ण कटु शब्द का प्रयोग। तीसरा है ग्राम्य। चौथा है अप्रतीत, अप्रचलित शब्द का प्रयोग। और पांचवा अनर्थक, निरर्थक शब्द का प्रयोग। तो इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग, इन पदों का प्रयोग। 5 पदार्थ दोष उन्होंने माने हैं। अन्यार्थ, जहाँ शब्द का भिन्न अर्थ से प्रयोग हो। नयार्थ, जिसका अर्थ कल्पना से लगाना पड़े। गूढ़ार्थ, अप्रसिद्ध अर्थ, कोई गूढ़ अर्थ जहाँ निकलता हो जो प्रसिद्ध अर्थ न हो। अश्लील यानी असभ्य अर्थ। और क्लिष्ट, जहाँ अत्यंत दुरारूढ़, अत्यंत कठिन जहाँ अर्थ हो। इसके बाद उन्होंने 3 वाक्य भेद किए, भिन्नवृत्ति, यतिभ्रष्ट और विसंधि। इसके बाद उन्होंने 7 वाक्यार्थ दोष बताए। पहला है अर्थ यानी पूर्वापर विरोधी। एकार्थ, जिसमें एक ही अर्थ की आवृत्ति हो। संदिग्ध यानी जहाँ अर्थ संदिग्ध रह जाए। अप्रयुक्त यानी कम प्रयुक्त होने वाला। अपक्रम, जहाँ अर्थ में क्रम न हो। और अलोक, जिसका अर्थ देश, काल और प्रवृत्ति के विरुद्ध हो, ऐसा अर्थ। और विद्या विरुद्ध, जिसका अर्थ कला और शास्त्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल जो अर्थ निकलता हो। यद्यपि वामन ने दोष विवेचन में भी विचार की प्रवृत्ति को का परिचय दिया है। विचार करने के बाद उन्होंने इन दोषों का विवेचन किया है, किंतु फिर भी उसमें उनको पर्याप्त सफलता मिली है। हम देखते हैं कि इस प्रवृत्ति से विवेचन करने के बाद वे काफ़ी सफलता मिली उन्हें। उनका वर्गीकरण विवेचन काफ़ी स्पष्ट है, तर्कसंगत है, महत्वपूर्ण है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि उनका जो दोष दर्शन है वह अधिक गुणवान है, जबकि उनका गुण विवेचन सर्वथा दोषपूर्ण है। यानी गुण विवेचन की अपेक्षा उन्होंने जो दोषों का विवेचन किया है वह अधिक तर्कसंगत है, अधिक मान्य है। इसके बाद रीति का जो तीसरा जो तत्व है, आधारभूत तत्व, अलंकार। गुण और दोष के अनंतर हम रीति के तीसरे महत्वपूर्ण अंग यानी अलंकार को लेते हैं। यहाँ एक शंका का निराकरण ये हम कर देना चाहते हैं, वह यह है कि क्या वामन अलंकार को भी मान्यता देते थे? यदि ऐसा था तो रीति संप्रदाय को अलंकार संप्रदाय से पृथक कैसे माना जाए? इन शंकाओं के संबंध में यह समाधान हो सकता है कि वामन अपने सिद्धांत को नवीन और स्वतंत्र घोषित करते हुए भी अलंकार की उपेक्षा नहीं कर सके। न वे रस की उपेक्षा कर पाए, न अलंकार की। यही नहीं, उन्होंने एक स्थान पर तो अलंकार को व्यापक अर्थ में, सौंदर्य के अर्थ में ग्रहण करते हुए उसे ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्व मान लिया। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, सौंदर्यम अलंकार, यानी काव्य वो अलंकारों के कारण ग्रहण किया जाता है और सौंदर्य है वो अलंकारों से होता है। किंतु साथ ही वे अलंकारों को उसके संकुचित अर्थ में भी ग्रहण करते हैं। इसीलिए वे लिखते हैं कि काव्य में सौंदर्य, दोषों के अभाव व गुण व अलंकारों के योग से उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि वामन चाहे अलंकारवादी न हो, किंतु अलंकार के महत्व को वे जरूर मानते थे। पर इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वे अलंकारों को उतना ही महत्व देते थे जितना कि स्वयं अलंकारवादी जो आचार्य हैं, भाम्य हैं, दंडी आदि हैं, यानी उतना महत्व नहीं दिया उन्होंने, वामन ने, अलंकारों को। नहीं, बात ऐसी नहीं है। यहाँ अलंकारवादी अलंकार को काव्य का स्थायी, नित्य व आवश्यक अंग मानते हैं। वामन उसे काव्य का अनित्य संबंध मानते हैं। वे सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते, अपितु सौंदर्य में यदि वह पहले से है तो उसकी अभिवृद्धि कर सकते हैं। ऐसा वामन का मानना है कि अलंकार है वो सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। सौंदर्य को उत्पन्न करने की शक्ति वामन के विचार से गुणों में है। गुणों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है और अलंकार उसमें उसकी अभिवृद्धि करते हैं। अतः निश्चित रूप से रीति संप्रदाय में अलंकारों का स्थान गुणों के पश्चात आता है, गुणों के बाद आता है। वे उससे हीन माने जाते हैं। यहाँ यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसा व्यवहार वामन ने अलंकारों के साथ किया है, लगभग वैसा ही अलंकारवादियों ने गुणों के साथ किया है। यानी वे अलंकारों को, अलंकारवादी आचार्य अलंकारों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं गुणों की अपेक्षा। अर्थात वे गुणों को मानते हैं किंतु उन्हें अलंकारों से हीन समझते हैं। खैर, इन दोनों का आपस का झगड़ा है,
ये चलता रहा है। अर्थालंकारों के विवेचन में वामन ने प्राय पूर्वागत परंपरा का अनुसरण किया है, जो पहले से जो परंपरा थी। ये दूसरी बात है कि उसकी संख्या में परिवर्तन उन्होंने कर दिए और नए वर्गीकरण द्वारा उन्होंने अपने किंचित मौलिकता का भी परिचय दिया, लेकिन उनका विवेचन उन्होंने परंपरागत तरीके से ही किया है। पहले उन्होंने सब अलंकारों को दो वर्गों में विभाजित किया, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकारों में उन्होंने केवल यमक और अनुप्रास को ही मान्यता दी है। शेष को इन्हीं के भेदों के रूप में उन्होंने मान लिया है कि शेष अलंकार हैं यमक और अनुप्रास के ही भेद हैं। अर्थालंकार में से वे उपमा को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उसका विवेचन अलग से पूरे अध्याय में उन्होंने किया है। अगले अध्याय में उन्होंने 28 से लेकर 29 अर्थ अलंकारों का ही उपमा के विभिन्न रूपों में निरूपण कर दिया। वस्तुतः वामन का जो अलंकार संबंधी विवेचन है वह भी पर्याप्त व तर्क संगत है, प्रौढ़ है। अब हम देखते हैं रीति के प्रकार। जैसा कि पहले हमने उल्लेख किया था इससे पहले व्याख्यान में, आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी के संबंध में उनकी धारणा है समग्र गुणा वैदर्भी, अर्थात जिसमें सारे गुण हों वह वैदर्भी है। गौड़ी में केवल ओज गुण और कांति में ये 2 गुण ही होते हैं। इस प्रकार पांचाली में भी माधुर्य, सौकुमार्य ये 2 गुण रहते हैं। इस प्रकार गुणों की संख्या के आधार पर वामन ने वैदर्भी को माधुर्य बताया है और शेष 2 तो उपेक्षणीय ही है। तात्पर्य यह हुआ कि जो रचना सभी गुणों से संपन्न हो वही वैदर्भी है, वही काव्य है। शेष का तो महत्व ही नहीं। गौड़ी पांचाली रीति वाली रचना तो महत्वहीन है। ऐसी स्थिति में इस वर्गीकरण का फिर क्या लाभ रह गया? जब एक गौड़ी रीति, एक वैदर्भी रीति वाली रचना ही वास्तव में काव्य है, तो फिर कोई रचना ऐसी भी हो सकती है जिसमें 2 के स्थान पर 4 या 8 गुण हो। उन्हें रीतिवादी कहाँ रखेंगे? वामन उनको कहाँ स्थान देंगे? वस्तु तो वामन के इस वर्गीकरण में काफ़ी असंगतियाँ हैं, दोष विद्यमान हैं, जिस पर आगे संप्रदाय में हम आगे इस पर अगले किसी व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। उपयुक्त वर्गीकरण के नामकरण के संबंध में भी एक शंका उठती है। किन रीतियों का विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों यानी विदर्भ है, गौड़ है, पांचाल है, ये हमने पहले भी पिछले व्याख्यान में हमने ये पढ़ा था, उनसे क्या संबंध है? इसका समाधान करते हुए वामन ने कहा है कि ये बात नहीं है कि रीतियों का देश विशेष से संबंध हो। देश विशेष से द्रव्य गुण या काव्य गुणों की उत्पत्ति नहीं होती है और न इस कारण रीतियों का नाम देश के आधार पर रखा गया है, अपितु जिन जिन देशों के लोगों ने जिस जिस प्रकार की रचना शैलियों का आविष्कार किया है उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। फिर भी देशों का काव्य शैलियों से सीधा कोई संबंध नहीं है, यानी जिन प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार की शैली रचना शैली अपनाई है उस रचना शैली को उसी प्रदेश के लोगों के आधार पर नाम दे दिया गया है। यद्यपि इस प्रकार वामन ने समाधान करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन उनके कथन में स्वतः व्याघात दोष होने के कारण उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली, यानी उनका कथन अपने आप ही कई बार कट जाता है। यही कारण है कि आगे चलकर कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली के स्थानों पर कर्म से जो हम पहले अध्ययन भी किया था, सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम मार्ग की कल्पना की, जो अधिक तर्क संगत है। इसके बाद हम देखते हैं रीति संप्रदाय का महत्व क्या है काव्य शास्त्र में और काव्य विवेचन में। रीति संप्रदाय उसके सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त किया है। हम अपने दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि रीति सिद्धांत ने भारतीय काव्य शास्त्र को क्या कुछ नया दिया है। क्या वामन के ग्रंथ के कारण काव्य की आत्मा संबंधी जो समस्या, काव्य की आत्मा अलंकार है, रस है या क्या है, क्या उसका कोई समाधान हो पाया? इन प्रश्नों के उत्तर में हम कह सकते हैं कि वामन ने जो कुछ दिया वह उनका अपना नहीं है, पीछे से आती हुई एक परंपरा है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया है और उसमें अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीछे संकेत किया गया कि उनके सिद्धांत मुख्यतः गुण, दोष और अलंकारों पर आधारित हैं। यही रीति के तत्व हैं। ये तीनों ही पूर्व विद्वानों द्वारा इनका विवेचन हो चुका है। उनका गुण दोषों का विवेचन बहुत कुछ भरत के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, जबकि अलंकार संबंधी सारी सामग्री भांबा और दंडी से ही उन्होंने ली है। इस क्षेत्र में वामन की मौलिकता यह है कि एक तो उन्होंने गुण और दोषों का शब्द और अर्थ आदि के आधार पर अलग अलग उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। दूसरे, उन्होंने
गुणों और अलंकारों से को अलंकारों से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास किया कि गुण अधिक महत्वपूर्ण है, अलंकार कम महत्वपूर्ण है। किंतु उनके गुणों के विवेचन से ये स्पष्ट नहीं होता कि उनके प्रयास को सफल हम कैसे मान लें, क्योंकि उनका विवेचन है वो अधिक स्पष्ट नहीं है। तो अस्पष्ट विवेचन के कारण उनका प्रयास सफल नहीं माना गया। रीतियों का जो वर्गीकरण वामन है का है वो भी अपना नहीं है, पूरी तरह अपना वर्गीकरण नहीं है। जैसा कि प्रारंभ में हमने बताया था, वामन से पूर्व भी वैदर्भी और गौड़ी मार्ग का भेद प्रचलित हो चुका था। अब उसमें एक नया भेद और बढ़ा देना कोई अधिक महत्व की बात नहीं कि उन्होंने एक और भेद जोड़ दिया। हाँ, रीति को काव्य की आत्मा घोषित करने का साहस उन्होंने अब किया, ये बड़ा एक उनकी एक अद्भुत एक उनकी बात है। यहाँ भी वे बड़ी दुविधा में पड़ गए। एक और वे सौंदर्य को ही काव्य का प्रमुख गुण घोषित करते हैं, तो दूसरी ओर रीति को उसकी आत्मा मानते हैं। काव्य में सौंदर्य के साथ सौंदर्य ही साध्य होता है, जो साधा जाता है, जो हमारा मेन जो उद्देश्य होता है। रीति तत्व तो उसका साधन मात्र है, यानी रीति के माध्यम से सौंदर्य की प्राप्ति की जाती है। किंतु साधन को साध्य से भी अधिक महत्व दे डाला, यानी उन्होंने रीति को सौंदर्य से भी अधिक महत्व दे दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न रीतियों का क्षेत्र विभाजन भी भली भांति से नहीं किया। वैदर्भी को 10 गुणों वाली और शेष को 2-2 गुणी वालों घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में जहाँ 2 से लेकर 9 गुण हो, उन्हें कौन सी रीति में स्थान दिया जाए। अब 2 गुण वाली रीतियाँ तो हो गई, जो दूसरी हैं गौड़ी है और पांचाली है, और वैदर्भी हो गई 10 गुण वाली रीति। अब कोई ऐसी है जिसमें 3 गुण हैं, 4 गुण हैं, या 5, 7, 9, 10 गुण हैं, 9 गुण हैं, तो उसे हम किस रीति का नाम दें, इसका निर्णय असंभव है। दूसरे, वैदर्भी के 10 गुणों में भी परस्पर विरोध है, जैसे ओज और माधुर्य में जो हमने पढ़ा था। ऐसी स्थिति में उन सबको एक स्थान पर कैसे एकत्रित किया जा सकता है। साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि वामन ने जिन गुणों की गणना की है, केवल उन्हीं के आधार पर किसी रचना में काव्यत्व की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए विज्ञान की पुस्तक भी सरल, स्पष्ट और गंभीर शैली में लिखी जा सकती है, किंतु उसे काव्य नहीं कहा जा सकता। वस्तु तो वामन का जो गुण संबंधी दृष्टिकोण है वह असंगत है, अस्पष्ट और अव्यवहारिक है। यदि वामन को कहीं सफलता मिली है तो वह उनके ग्रंथ के अलंकार और दोष संबंधी अंग हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक किसी पूर्व प्रचलित सिद्धांत को समझना की बात है, वामन उसमें पर्याप्त कुशल हैं, किंतु जो ही वे अपना कुछ नया कहने का प्रयास करते हैं तो वे अस्पष्ट हो जाते हैं, द्वंद्व में घिर जाते हैं। इसीलिए गुण को वे अधिक स्पष्ट नहीं कर पाए। अलंकार और दोष संबंधी उनका विवेचन है वो पर्याप्त सफल रहा है। इस प्रकार आचार्य वामन के प्रति पूरी श्रद्धा हम रखते हैं और उनकी देन को भी स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी इतना हम स्पष्ट कह सकते हैं कि उन्होंने एक नए संप्रदाय के परिवर्तन का साहस तो किया, अल्प शक्ति के बल पर महान कार्य करने का प्रयास किया। उनकी रीति काव्य की आत्मा भले ही न बन पाई, किंतु उनको काव्य से कोई न कोई संबंध तो अवश्य है। कम से कम जो लोग शैली पक्ष की या रीति की लोग उपेक्षा करते हैं, तो उन्हें वामन का मत उन्हें चेतावनी देता है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कह सकते हैं कि वाणी के बिना अर्थ गूंगा है। शैली के अभाव में भाव उस कोयल के समान ऐसा है जिसे विधाता ने हृदय की मिठास देकर भी रसना नहीं दी। हृदय तो उसका बड़ा कोमल है, बड़ा मीठा है, लेकिन उसकी जिव्या नहीं है, बोल नहीं पाती, तो वो कोयल क्या करेगी बेचारी। इस दृष्टि से शैली तत्व की अनिवार्यता असंदिग्ध है, यानी शैली तत्व जो रीति तत्व है ये आवश्यक है, और रीतिवाद ने उस पर बल देकर काव्य शास्त्र का निसंदेह उपकार किया है। तो ये उपकार कुछ न कुछ वामन को इस उपकार का श्रेय दिया जा सकता है। तो नमस्कार, इतना ही हम इस व्याख्यान में हमने पढ़ना था। अब हम आगे अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।